अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। सबसे पहले आज हमें बात करनी है इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की। क्यों बात करनी है? बात इसलिए करनी है क्योंकि आरएसएस नज़रिए पर गामजन 42% वज़रा पर कत्ल, रेप, डकैती के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 33 मरकजी 35 रियासती वज़रा का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आया है। मोदी हुकूमत में शामिल इन वज़रा का चर्चा सिंगापुर के पार्लियामेंट में भी जा पहुंचा है। सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया। ये उस खिताब के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया कि भारतीय लोकसभा के निस्फ अराकीन जराइम में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं। उन्होंने यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि भारत में शुरू के अदवार में जमहूरियत राइज थी। नेहरू के भारत की आज ये हालत हो चुकी है कि ऐवान ज़ेरी लोकसभा के निस्फ से ज़ायद अरकान के खिलाफ कत्ल, जिनसी ज्यादती समेत संगीन फौजदारी मुकदमात का सामना है। नाज़रीन, आपको बताएं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि 2019 की लोकसभा के 50% मेंबरान मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल हैं। भारतीय ऐवान ज़ेरी और रियासती ऐवानों के मौजूदा 363 अरकान पर संगीन मुकदमात हैं। जराइम की तारीख के हामिल 363 में से 296 रियासती असम्बलियों के अरकान हैं। लोकसभा के 24 अरकान के खिलाफ 43, रियासती असम्बलियों के 111 अरकान के खिलाफ 315 संगीन नौइयत के केसेस मौजूद हैं जो गुज़श्ता 10 साल से ज़ायद अरसे से इल्तवा का शिकार हैं। 4 मरकजी वज़रा की अगर बात करें तो वो इस वक्त कत्ल के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इनमें जॉन बिरला, नतीश, पंकज, वली मुरलीधरन शामिल हैं। अब ये सिचुएशन क्या है जी? ये तो हम सभी जानते हैं कि आरएसएस के नज़रिए पर बीजेपी गामजन है और जो लोग इनको हुकूमत में लेकर आने वाले हैं, जो इनकी हुकूमत चलाने वाले हैं, वो भी इसी नज़रिए पर गामजन है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इनकी अपनी लोकसभा में इस तरह के लोगों का मौजूद होना जिनके ऊपर जी केसेस चल रहे हैं, कोई छोटे मोटे केसेस नहीं चल रहे हैं, रेप के केसेस चल रहे हैं, कत्ल के चल रहे हैं, डकैती के चल रहे हैं। 42 इनकी तादाद बताई जा रही है और तमाम के तमाम जो हैं ये वज़रा हैं, इनको वजारतें सौंपी गई हैं, मुख्तलिफ महकमे सौंपे गए हैं। तो फिर सोचिए ऐसे मुल्क का हाल क्या होगा, कहाँ की जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत। बात कर लेते हैं जी हम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्जियाकार, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश। सर ये 42% वज़रा पर कत्ल, डकैती और दीगर जराइम के मुकदमात हैं भारतीय लोकसभा के अंदर। ये जब मैं सारी सिचुएशन नाज़रीन से शेयर कर रही थी अभी, सारे अदाद शुमार बता रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड की मूवी जो है उसका स्क्रिप्ट बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें तो उनकी मूवीज़ में होती हैं, तो इसका मतलब ये जो मूवीज़ बनाते हैं वो अपने इन पे वज़रा पे बनाते रहे वो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक उन्होंने एक और मूवी बनाई थी जो ताज होटल की मूवी थी, जिसमें उन्होंने एक थर्ड क्लास का रैकेट जो है उसको एक्सप्लोर करके कि जी पाकिस्तान से कश्ती चली, उसके अंदर कोलगेट पड़ा था, उसके अंदर लक्स पड़ा था, वो गई जाके उसने डॉक किया, फिर उसे जाके वहां से लोग उतरे, उन्होंने ताज होटल पे जाके हमला किया। तो ये आपको एक थर्ड क्लास फिल्म का रैकेट नहीं लगता? एक थर्ड क्लास फिल्म की स्टोरी नहीं लगती है कि ऐसे दहशतगर्द होंगे जितने ओपनली जाएंगे? तो ये तो मास्टर इन कामों करने, यानी 539 की लोकसभा में 233 लोग हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट उठा के पढ़े, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में वो ये कहता है कि जी इंडिया की लोकसभा में, ये उनकी अपनी, मेरी रीडिंग नहीं है, ये उनकी अपनी रीडिंग है कि इंडिया की लोकसभा के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ जो लोग हैं उनके इलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो 15.6% है, और क्लीन बैकग्राउंड जो लोग रखते हैं उनके इलेक्ट होने के चांसेस 4.7% है। अब इसकी वजह, एक तो आपने आरएसएस और हिंदुत्व का नजरिया बताई, और उसको हम बारहा कहते रहे हैं कि आरएसएस जो 1825 में बनी थी वो इट्स दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन। उसका पहला प्रीचक था जिसने गांधी को गोली मारी थी, जो अपना उनका बाप जिसको वो कहते हैं। तो उनके अंदर जो मलेशियसनेस है, जो डुप्लिसिटी है, और जो मक्कारी है, जो अयारी है, जो डबल स्टैंडर्ड्स है, वो आप वहीं से उठा के देख लें। जब वो पार्टी पावर में है जिसने अपने बाप को गोली मार दी थी, तो उस पार्टी से अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो वो तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, एक पाकिस्तानी की ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन अगर आप इसकी वजह क्या है, आप फरवरी 2021 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट उठा के पढ़े। वो साउथ एशिया की एक डायरेक्टर है मीनाक्षी गंगोली। उसने जो रिपोर्ट कंपाइल किया, उस रिपोर्ट के अंदर उसने एक बड़ा सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पैटर्नेज प्रोवाइड कर रही है, पॉलिटिकल सरपरस्ती, सियासी सरपरस्ती प्रोवाइड कर रही है जो बीजेपी के और आरएसएस के एक्टिविस्ट हैं। और वहां के ऊपर लेजिस्लेशन वो हो रही है
जो डिस्क्रिमिनेशन पे, जो जेनोसाइड के ऊपर बेस करती है, और एक जेनोसाइड की जो वबा है वो इंडिया के अंदर फैलती जा रही है। इसी में आपने देखा, वो कहता है कि मोदी ने 214 में इक़्तिदार संभालने के बाद जितने लेजिस्लेटिव एक्शंस किए हैं वो तमाम के तमाम डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर बेस करते हैं। आप टाइम्स जो है उसकी 4 अक्टूबर 2021 का टाइम्स उठा के पढ़ ले, उसके अंदर वो हेडिंग ये देता है कि इंडिया टुडे इज हेडिंग फॉर द जेनोसाइड। और ये फर्दर कंफर्म उस वक्त होता है जब आप जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट उठा के पढ़ते हैं, जहां पे वो जेनोसाइड की वार्निंग देते हैं, और वो 10 स्टेजेस जो जेनोसाइड के लिए जरूरी होती हैं बताते हैं कि इंडिया वो 10 स्टेजेस जेनोसाइड की क्रॉस कर चुका है। उस रिपोर्ट के अंदर को 22 ममालिक का जिक्र है, और उसमें सबसे बड़ा जेनोसाइड के मुताबिक एम्फेसाइज किया गया इंडिया को। और जो जेनोसाइड की उसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर स्टैंटन, वो कहते ही है कि इंडिया 10 लाइन जो है जेनोसाइड की वो क्रॉस कर चुका है। अब उसको इन तमाम इंटरनेशनल प्रेस के साथ साथ आप वो एक अभी रिसेंटली एक सम्मेलन हुआ था आरएसएस का कर्नाटका के अंदर, वहां पे एक आरएसएस का वो जो है अपना उनका महानगर प्रीचक था, उसने क्या कहा, उनका एक वहां पे भी ऐसी बातें ब्रिगेडियर साहब सुनने को मिली थी। भारत में ये बातें इंतहा पसंदी की हो रही हैं, पाकिस्तान इस इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, लेकिन जहां पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए वहां हुई नहीं है। मुझे बस सर ये फरमा दीजिएगा कि सिंगापुर के वजीर आजम का अब ये कहना, क्यों उनको ये कहने की जरूरत पड़ी, इसका बैकग्राउंड मैं चाहूंगी आप हमारे देखने वालों को थोड़ा सा दे दीजिएगा। फिर ये कि अब जब उन्होंने ये कह दिया है तो इससे क्या होने वाला है, और फिर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का क्या होगा? सिंगापुर दुनिया में एक इकोनॉमिक मॉडल स्टेट है, और जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ बात की, वो अपने मुल्क के अंदर जो कुछ करते हैं उसकी वजह से मुल्क आके खड़ा है। और उन्होंने जब एड्रेस किया तो उन्होंने 2 चीजें हैं, वो जो जमहूरियत की जो नॉर्म्स हैं और जो जमहूरियत की वैल्यूज हैं, वो उनका कंपैरिजन कर रहे थे कि एक सही जमहूरियत किस तरह चलती है। और उसको कंपेयर करते हुए उन्होंने जब उसको एनालाइज किया तो उन्होंने उसमें 3 चीजें पॉइंट आउट की थी कि एक जमहूरियत के अंदर हैप्पीनेस किस तरह आएगी, प्रॉस्पेरिटी किस तरह आएगी, और प्रोग्रेस किस तरह आएगी। उसके अंदर उन्होंने इजराइल का रेफरेंस दिया और इंडिया का रेफरेंस दिया। और इंडिया के बारे में उसने, जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल प्रेस की रिपोर्ट बताती हैं, यही रिपोर्ट्स वो भी पढ़ते हैं, और उनको पता है कि 539 में 233 तो क्रिमिनल बैठे हुए हैं। और मजे की बात इसमें यह है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की लोकसभा के अंदर आज 27 मुसलमान लीडर हैं। बीजेपी का एक भी मुसलमान इलेक्ट एमपी नहीं है। Not even one MP from BJP, मुसलमान has been elected from BJP. अगर कुछ हैं तो कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, या उसके बाद बाकी जो पार्टियां हैं NDI वगैरह उनके हैं। तो उन्होंने जब इसका कंपैरिजन किया, उनका 233 क्रिमिनल बैठे हुए हैं, और वो क्रिमिनल जिन्होंने कत्ल किए हुए, रेप किए हुए हैं, हाउस ट्रेसपास किए हुए हैं, सीरियस चार्जेस के अंदर इन्वॉल्व है, कन्विक्टेड है बहुत सारी चीजों में। तो उन्होंने कहा इससे जमहूरियत किस तरह चलेगी? तो ये जमहूरियत तो नहीं चल सकती ना। जो इंडिया अपना फिर जो इन सब चीजों को चलाने के पीछे जिम्मेदार हैं, जो बड़े बड़े ममालिक हैं सर, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि जी वो उनके अपने मफादात जुड़े हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, अपने मफाद जुड़े हैं, बहुत सारी बातों पर चुप साध ली जाती है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, जैसे ये सानिया समझौता एक्सप्रेस की 15वीं बरसी पर हम देख रहे हैं, फैसला आता है, मुसलमानों को ही सजाए मौत इसमें सुनाई जाती है, मुसलमानों को इसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। जो फिर इंसानी हुकूक की बात करने वाली बड़े बड़े मुमालिक हैं, क्या उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब है कि ठीक है मफादात आपके अपनी जगह, बिजनेस आपका अपनी जगह, लेकिन फिर आप कम से कम इंसानियत की बात करना छोड़ दें, इंसानी हुकूक की बात करना छोड़ दें, ये दोहरा मयार छोड़ दें। पाकिस्तान में कोई छोटा सा वाक़या हो जाए उस पर पूरी दुनिया उठ खड़ी होती है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत में जो मर्जी होता रहे, इंसानियत को ख़त्म कर दिया जाए, उस पर सर कोई बात नहीं करने को तैयार। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसकी वजह इकोनॉमिक रीजंस के अलावा हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स भी काउंट कर लीजिए। असल में जब श्रीलंका को अपना सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, उन्होंने इजराइल का नाम भी लिया कि इजराइल के अंदर भी क्रिमिनल्स हैं। अगर अमेरिका या दुनिया की बड़ी ताकतें आप ये समझती हैं कि उनको क्रिश्चियन जरूर कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, वहां पे एक ज़ियोनिस्ट फिलॉसफी चल रही है, वहां पे एक ज़ियोनिज्म चल रहा है, वहां पे वो ज्यूज हैं, वो यहूदियत के वो परिचक हैं, यहूदियत का वो प्रचार करने वाले लोग हैं जो इवोलॉजिकल ज्यूज हैं, जो कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड।
दे आर रूलिंग अमेरिका, दे आर रूलिंग द वेस्टर्न इकोनॉमीज। जब वो उसको रूल कर रहे हैं और एक नेक्सस बना हुआ है दुनिया में, आज की दुनिया में हाई ग्रेड नियोकॉन क्रिश्चियंस का, जो हाई ग्रेड जियोनिज्म का, जो इवलांजिकल ज्यूज हैं, जो ये जियोनिस्ट हैं, जो यहूदियत के ऊपर, बल्कि वो यहूदियत जुल्म के ऊपर बिलीव करते हैं, उसके अंदर हिंदुत्व डफटेल हो गई। इसलिए जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाता है और वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है इंडिया को, तो वहां पे जो बाइडेन उसको चेक नहीं करता। जो बाइडेन सिर्फ अपनी तकरीर में ये कहता है कि नेहरू गांधी का जो फलसफा है उस पर आज अमल करने की जरूरत है। वाई कांट से वो क्यों नहीं कहा उसने नरेंद्र मोदी को कि अपने, जबकि कांग्रेस में रिपोर्ट पेश हुई है अमेरिकन कांग्रेस में कि इंडिया के अंदर जो वायलेशन हो रही है, जो क्रिमिनलिटी हो रही है, जो जुर्म हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियन के खिलाफ, बल्कि दलित हिंदू के खिलाफ, जो लो कास्ट हिंदूज हैं उनको जानवर कहा जा रहा है। तो क्यों नहीं उसने कहा? इसलिए उसने नहीं कहा कि उसके जहन के अंदर, उनके बैकग्राउंड के अंदर एक एंटी मुस्लिम जो फीलिंग्स है वो पोशीदा हैं, जिसकी वजह से उन्हें इराक को तबाह किया, लिबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया और हर उस मुसलमान ममालिक को तबाह करने के दर पे है। जैसे अफगानिस्तान में वो रेप्लिकेट कर चुके हैं उसको। अफगानिस्तान में जब वो तबाह बर्बादी करके जी जी सर, ये जो आप एंटी मुस्लिम एजेंडे की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ भारत के हुक्मरानों में नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े ममालिक के हुक्मरानों के अंदर नहीं है, ये अब उन ममालिक के अवाम के अंदर भी आती चली जा रही है? मुस्कान का वाकया देख लीजिएगा, वहां पर हिंदुओं ने उसके साथ क्या किया। अब वहां पर आम जो हिंदू शहरी हैं वो ये कहते हैं जी कि अगर किसी जगह से आजान की आवाज आएगी तो फिर हम वहां पर लाउड स्पीकर रखेंगे और हम उसके ऊपर बॉलीवुड के गाने एन उसी वक्त पर चलाएंगे जब वहां पर आजान की आवाज गूंज रही होगी। फिर आपने खुद फरमाया कि वहां पर ऐसे लोग इलेक्शन में जब खड़े होते हैं जो साफ होते हैं, शफाफ होते हैं, उनको वोट मिलने का उतना चांस नहीं होता है जितना उन लोगों को वोट डलने का चांस होता है जो कि क्रिमिनल्स हैं। तो फिर तो ये सारे जो इनके अवाम हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं गिराते हैं, अवाम ही है ना जो पोलिंग के अमल में सर हिस्सा लेते हैं, तो वो भी फिर क्रिमिनल माइंडेड हो चुके हैं। अवाम तो वहां के हैं, अवाम तो वहां के मेजोरिटी में जो अवाम है उनको तो बीजेपी ने ब्लैकमेल किया हुआ है। उनके अंदर हिंदुत्व का, गाय के पेशाब का, गाय के गोबर का इस तरह गलाजत डाल दिया है कि वो अब ये कहने लगेंगे ताजमहल जहां बना हुआ है उसके नीचे भी एक मंदिर था, वहां ये कहते हैं कि जी अगर न्यूक्लियर अटैक हो तो गाय का गोबर जिस्म पे लगा लो तो कुछ भी नहीं होगा। अभी यूपी की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश एक लॉ पास किया है जिसका मकसद है कर्बिंग इंटरफेथ रिलेशनशिप। अब वहां पे एक फ्रेज बीजेपी के लोग इस्तेमाल करते हैं, लव जिहाद। वही कहते हैं कि मुसलमान लोग जो हैं वो हिंदू औरतों से शादी करते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम शुरू की हुई है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि कर्नाटका में अभी एक सम्मेलन हुआ था जहाँ पे महानगर परुचक एक उनका था जिसका नाम था कुंदन चंद्रवती। उसने कहा कि केरला का चीफ मिनिस्टर है वो मुसलमान नहीं है। कहा कि जी उसका वो चूंकि इनकी पार्टी का नहीं है, कहेगा जो उसका सर काटेगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। उसने कहा मुसलमानों के खिलाफ लाठियां उठा लो, बल्ले उठा लो, हथियार खरीदो और उनको मारो। उसके ऊपर बीजेपी ने, आरएसएस ने कोई कंडम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो नोटिस जारी कर दिया कि जी स्पीच, तो वहां पे जज भी मिले हुए हैं। उनकी अदालतों ने जब बाबरी मस्जिद और अभी जो ये सिटीजनशिप एक्ट और इनके तमाम खिलाफ, हिजाब के खिलाफ जो उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिके हुए हैं, दे आर सेल आउट कमिटेड टू द बीजेपी एंड आर। जहां पे इंसाफ बिक जाए वहां पे क्या होगा? हजरत अली करमुल्लाह वजह ने क्या कहा था कि जुल्म की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। जुल्म जो होता है ना, जुल्म हर तरीकेकार से इंडिया में हो रहा है। जुल्म जजों से हो रहा है, जुल्म यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, मुस्कान जैसी तालबाज को अपना टारगेट किया जा रहा है। जामा में जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था एंटी सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ, तो एक वो जो अपना दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्मा थी जो फैमिली वे में थी, उनको किस तरह मारा गया था आपको याद है? फार्मर्स को किस तरह मारा गया सड़कों में, जो दिल्ली की सड़कों में अपना सिख फार्मर्स को, उनको खालिस्तान का बेस बना के उनके बजाय इसके कि आप उन लोगों के खिलाफ। खालिस्तान की मुहिम भी जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन ये जो जोर है ना, ये वहां के मुसलमानों को भी पकड़ना होगा, अपने अंदर इतनी यकजहती पैदा करनी होगी, वहां के क्रिश्चियंस को भी अपने अंदर इतनी यकजहती पैदा करनी होगी, वहां के जो निचली जात, जिनको वो निचली जात कहते हैं, हम तो खैर किसी को ऐसा नहीं समझते हैं, लेकिन वो जिनको कहते हैं निचली जात के हिंदू हैं, जिनके साथ वो जुल्म करते हैं, उनको भी अब ताकत पकड़ना होगी। और वो बात जो कही जाती है कि जी वो वक्त दूर नहीं है जब भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो भारत को इस तरह से टुकड़े टुकड़े करने के लिए इन लोगों का खुद यकजा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी पे हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला भारत के हवाले से, और खासतौर पर ये जो
मुसलमानों के खिलाफ जी फैसले आते रहते हैं। और अब जब ये अनाउंस किया गया है वहाँ पर कि जहाँ जहाँ मुसलमान आबादियाँ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ से अजान की आवाज़ें आएंगी, वहाँ पे लाउड स्पीकर्स लगाए जाएंगे, उनके बॉलीवुड के गाने चलाए जाएंगे, तो कहा कि यहाँ पर जमहूरियत है, कहाँ की मजहबी आज़ादी किसी को वहाँ पर हासिल है। ये सारी सिचुएशन जब हम लोग देखते हैं तो फिर हमें दो कौमी नज़रिया समझ में आता है कि क्यों जी पाकिस्तान बनाया गया। तो हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। वो लोग जो बहुत सारे इसकी मुखालिफत में भी बात करते हैं, जाके ज़रा भारत में हाल देखें आप। अगर अजान देंगे तो साथ में लाउड स्पीकर रख के उस पर अपने बॉलीवुड के सॉन्ग्स चलाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सर उतार के रख देते हैं, लोगों के सरेआम मारा जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। बहरहाल जी इसी पे हम बात कर रहे थे। अभी हमें अमेरिका का रुख करना है और अमेरिका के अंदर हमें बात करनी है वहाँ के साबिक सदर ट्रंप की। उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि मुश्किलात जो हैं उनकी पहले भी बहुत सारी हैं, 6 फरवरी के वाक़े को लेकर भी हैं। अभी मुश्किल उनकी ये आ गई है कि ट्रंप को न्यूयॉर्क फ्रॉड की जो तहकीकात में गवाही देने का हुक्म दिया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके बड़े बच्चों को उनके ख़ानदानी कारोबार में मुबैना फ्रॉड की न्यूयॉर्क की सिविल तहकीकात में हलफ के तहत गवाही देना होगी। ये फैसला 75 साल ट्रंप के लिए ताज़ा तरीन कानूनी धचका है। साबिक अमेरिकी सदर ऐसे मुतादिद मुकदमात में फंसे हैं जो 2024 में व्हाइट हाउस तक पहुंचने की दौड़ से उन्हें बाहर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लीटिया जेम्स ने गुज़िश्ता माह कहा था कि उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में धोखाधड़ी के जरिए टैक्स चोरी के शवाहिद इकट्ठे किए हैं। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दावा किया था कि इसके तफ्तीशकारों ने ऐसे शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं जो अदालत में ये साबित कर देंगे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने कर्जों और टैक्स के फवायद हासिल करने के लिए अपने असासों को धोखाधड़ी या गुमराह कुन तरीके से इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने कहा कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में अराजी की एहतियात की कीमत को महकमा टैक्स यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को जमा कराई गई दस्तावेजात में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि कई मिलियन डॉलर्स की जो टैक्स कटौतियां हैं उनका जवाब फराहम किया जा सके। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं नाजरीन कि ट्रंप की 2016 और 2017 में महज 750 अमेरिकी डॉलर फेडरल इनकम टैक्स अदा किया गया उनकी जानिब से, जबकि ट्रंप ने मामूली टैक्स अदा करने की रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दिया था। वो कहते हैं कि तो बिल्कुल झूठ है, मैंने तो कभी 750 अमेरिकी डॉलर जो है वो फेडरल इनकम टैक्स दिया ही नहीं है। लेकिन अब ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 2016 से 2017 के दरमियान उनकी जानिब से ऐसा किया गया था। यही नहीं बल्कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन उसके तवील अर्जे से खिदमात अंजाम देने वाली मालियाती सरबराह जो हैं वो भी टैक्स चोरी के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म उन पर आयद की गई थी। उनके इस केस की समाअत रवां साल के वस्त तक शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस सारे मामले में अब अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा ये की है कि ट्रंप, उनकी बेटी इवांका ट्रंप और उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को अदालत में गवाही देने के लिए आने पर मजबूर किया जाए, जबकि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सिविल तहकीकात को बेबुनियाद और सियासी मुहरकात पर मबनी करार दिया है। क्यों बेबुनियाद है जी? इसके कोई ना कोई सबूत भी तो होंगे जब ये सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं और इसका जवाब अब क्या है ट्रंप इंतज़ामिया के पास? इस पर हम बात करेंगे जी। साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन रहनुमा है डोनाल्ड ट्रंप के दिफा में, इसी प्रोग्राम में हमसे बात करेंगे, बताएंगे हमें कि क्यों इल्ज़ामात लगे और इन इल्ज़ामात के उनके पास जवाब क्या हैं। आज जो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद साजिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है।
बिल्कुल जी, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। नई मुश्किल जिसके हवाले से हम आपको बता रहे थे, अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को न्यूयॉर्क फ्रॉड की तहकीकात में गवाही देने का हुक्म दे दिया, उनको, उनकी बेटी को और उनके बेटे को। अब ये केस है क्या, इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर इसका जवाब क्या है रिपब्लिकन पार्टी के पास, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के पास, ये हम जानेंगे। साजिद तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, रिपब्लिकन रहनुमा है, वीडियो लिंक पे आप देख भी सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। थैंक यू सो मच, प्लेजर। थैंक यू। आपका शुक्रिया साजिद साहब, आप हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पर मौजूद रहते हैं और हमेशा जब भी आप आते हैं ना, ट्रंप के हवाले से हमें आपसे बात करना होती है और ट्रंप पर कोई ना कोई नया इल्जाम जो है वो सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब पहले तो जरा मुझे समझा दीजिएगा, ये क्या है न्यूयॉर्क फ्रॉड केस, इसके अंदर तहकीकात के लिए कहा गया है, क्यों अटॉर्नी जनरल जो है वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि जी इवांका ट्रंप को, खुद डोनाल्ड ट्रंप को, उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को अदालत में गवाही देने के लिए आना चाहिए, उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए कि वो आए। देखिए, इस केस की नौयत इस तरीके से है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी एम्पायर बनाई जो कि $10 बिलियन से ज्यादा थी। और जिस तरीके से, बल्कि पाकिस्तान में भी यही तरीकाकार होता है, जब आप बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो आप अपने टैक्स रैकेट जो है वो टैक्स भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, एक उनको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या अपनी फाइनेंस स्टेटमेंट देते हैं। तो उसमें ये हुआ कि 2019 में इनके जो एक अटर्नी थे इनके ऑफिस के, माइकल कोहन, उन्होंने कांग्रेशनल मीटिंग में कहा, और वो भी उनके, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि वो भी इनका साथ छोड़ चुके हैं, उसी दौर में छोड़ गए थे, बल्कि डेमोक्रेट पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कांग्रेशनल हियरिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा था कि मेरे जो फाइनेंसेस हैं उनको एग्जैजुरेट करके, ज्यादा शो करके तो लोन लिया जाए। तो उसकी बेस पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। यहाँ मैं जो हकीकत ओपनिंग स्टेटमेंट यहाँ से शुरू करना चाह रहा था कि जमहूरियत इस वक्त डिक्लाइन में, पूरी दुनिया में जमहूरियत ज़वाल में है। और न्यूयॉर्क क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंसी छोड़ी व्हाइट हाउस से, तो वो न्यूयॉर्क शिफ्ट क्यों नहीं हुए, वो फ्लोरिडा शिफ्ट हुए थे, इस वजह से कि न्यूयॉर्क स्टेट जो है वो अमेरिका में एक लिबरल क्लीन स्टेट है, एक डेमोक्रेट स्टेट है, ज्यादातर जजेस, और वहां पे अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, अटॉर्नी जनरल जो कि इसमें उनका नाम है ललिता जेम्स, वो एक डेमोक्रेट पार्टी से जीत कर आई है। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का इलेक्शन होता है, वो पब्लिक के वोट लेकर आते हैं, तो उनका मोटिवेशन उनका नजर आ रहा था, इंतकामी सियासत करेंगे वो, इसके खदशात उनकी प्रेसिडेंसी में नजर आ रहे थे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब न्यूयॉर्क शिफ्ट नहीं हुए थे, अपनी प्रॉपर्टी और घर होने के बावजूद वो फ्लोरिडा शिफ्ट हुए थे, क्योंकि इनके मोटिव्स नजर आ रहे थे। और यही एक जमहूरियत का फ्ला है आजकल। तो ये किया क्यों जा रहा है साजिद तारड़ साहब, क्या वजह है? 75 साल तकरीबन एज हो चुकी है ट्रंप की, रोज हम देख रहे हैं किसी ना किसी ताजा कानूनी इस तरह के मामलात में उनको उलझाने की कोशिश की जा रही है, रोज नए से नए धचके उनको लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसकी वजह ये है कि ट्रंप को 2024 में जो सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं उनसे किसी तरह से कोशिश करके दूर किया जा सके? आप लोग ये समझते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी, लिबरल स्टेट्स, डेमोक्रेट पार्टी और अगले आने वाले जो हैं उनको एक खौफ की अलामत बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप का नाम। देखें, आप कभी देखें CNN डेली बेस पे आधा पेज उनका जो होता है CNN.com के ऊपर, वो एंटी ट्रंप होता है। इनके जहन से खौफ नहीं जा रहा अभी तक। और इस वक्त जो उनको जो मीडिया जिस तरीके से उनके साथ पहले सलूक करता था वही आज कर रहा है। उसके साथ जो है बोनस ये है कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए टूल्स मौजूद हैं, उनके पास फंड्स मौजूद हैं, लेकिन खायफ है वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, रिपब्लिकन पार्टी से खायफ है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देखें। इस वक्त हिस्ट्री में पहली दफा ये हुआ है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसके पहले साल के अंदर ही उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है 37%, लोएस्ट पॉसिबल। तो ये और बजाय कि अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, इस कंट्री को यूनाइट करने की कोशिश करें, वो मजीद ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर उसको बदनाम किया जाएगा, उसको कानूनी चीजों में उलझाया जाएगा तो ये काम करेगा। लेकिन चीजें इसके बरक्स हो रही हैं, उनको फ्री टाइम मिल रहा है, लोगों वो अंडरडॉग नजर आते हैं, वो मजलूम नजर आ रहे हैं, और उनकी रेटिंग में, उनकी अप्रूवल में मजबूत है। इस बात पे भी मजबूत है साजिद साहब की 2016 to 2017 उन्होंने $750 अमेरिकी डॉलर्स जो हैं, $750 अमेरिकी डॉलर्स ये नहीं दिए थे फेडरल इनकम टैक्स में। ये फेक नहीं। देखिए मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा
कि उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म थी जिन्होंने उनके टैक्स बनाए थे। अगर IRS के कानून उनको अलाउ करते थे कि वो टैक्स ब्रेक ले लें, टैक्स उनको रियायतें अगर मौजूद थी तो वो क्यों ना लेते, और उन्होंने उसी का फायदा उठाया। यानी इन्होंने इतना ही टैक्स दिया था 2016-2017 के दरमियान। क्योंकि उनको सिस्टम अलाउ करता था। वो ज्यादा टैक्स, आप अगर देखें, आपकी अगर इनकम ज्यादा है तो आप इनकम की बेस पर टैक्स थोड़ी देंगे, आप तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स देंगे। आप अपनी उसमें जो IRS है, जो इनकम टैक्स के कवानीन है, उसके मुताबिक टैक्स देंगे। उन्होंने उसके मुताबिक टैक्स दिया है, और लेकिन इनको इस वक्त स्कैंडल बनाया गया। जिस तरीके से रशियन कोलिजन के बारे में एक दफा इम्पीच करने की कोशिश की गई, फिर यूक्रेन की एक कॉल पे जिस तरह किया गया, आज भी डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि जो न्यूयॉर्क में हो रहा है इस विच हंट, सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनके ज़ाहिर उनकी इनकम ज़्यादा थी, टैक्सेबल जो भी अमाउंट होता है उससे ज़्यादा थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कर्ज की जो साजगार शराइत हैं उनको हासिल करने के लिए उन्होंने अपने जो असासे थे उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, वो उतने थे नहीं इनफैक्ट। देखें, अगर ये तो अल्टीमेटली अभी केस चल रहा है, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, इस केस को मैंने बड़े डीपली स्टडी किया है। ये जो कल आया है जज आर्थर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, इसको भी अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की टीम चैलेंज करेगी, इसके ऊपर अपील करेगी, और हो सकता है उसके बाद भी उनका खानदान जाएगा नहीं, इल्जामात का सामना नहीं करेगा, कोर्ट में गलत नहीं साबित करेगा इस तमाम चीज को, जाएंगे उनके बेटे उनकी बेटी, वो प्लान है कोई ऐसा? नहीं, उनका ऐसा प्लान नहीं है। इसको चैलेंज किया जाएगा। अगर उस अपील में भी फिर दोबारा आता है तो फिर ये शायद जाए, और उसमें भी हो सकता है, यहाँ पे एक कानून इजाजत देता है, उसको 5th अमेंडमेंट कहा जाता है, कि आप कोर्ट में भी जाके उसको 5th अमेंडमेंट को यूज करके आप बयान नहीं देते। हो सकता है वो इस तरीकाकार को अडॉप्ट करें, लेकिन ये मैं जिस तरह पहले बताया है, ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई कर्जा लेता है तो जाहिर है उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के बताए। दिस इज अ नॉर्मल इन द लोन इंडस्ट्री। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि सियासी अगर नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो फिर ये इल्जाम क्यों है? फिर उन्हें ये इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है अगर ये नॉर्मल है तो। उसकी वजह ये है कि आप जरा गूगल करके देखें कि who's Letitia James, जो वहां पे अटॉर्नी जनरल है। शी इज अ हार्डकोर डेमोक्रेट, शी इज लिविंग इन न्यूयॉर्क स्टेट। न्यूयॉर्क इज ऑलमोस्ट अ सोशलिस्ट स्टेट, और उनका ये सियासी इंतकाम है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप उनके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, आप हर्जाने का दावा कर सकते हैं, आप ट्रंप की शख्सियत को, उनके फेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात हैं तो फिर हम ये समझें कि जब ये साबित हो जाता है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद थे, तो आप लोगों की जानिब से, ट्रंप की जानिब से हर्जाने का कोई दावा किया जाएगा इन तमाम लोगों पर जो इसमें मुलव्वस हैं? ऑफ कोर्स। बल्कि सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जमहूरियत जवाल में है, लेकिन जमहूरियत ये एक सबसे बड़ा इंतकाम भी होता है। इसका इंतकाम ये होगा कि जिस तरीके से उनका करैक्टर पोर्ट्रे किया जा रहा है, लोगों में हमदर्दियां मजीद बढ़ रही हैं, और दोबारा इलेक्शन जीतेंगे। इससे बड़ा इंतकाम क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में जमहूरियत खुद ही जिस तरह जवाल में है, और इस तरह यहाँ पे अमेरिका में रिफॉर्म हो रही है, जमहूरियत में समझता हूँ। सारी साहब मुझे जरा मुख्तसरन प्लीज ये बता दीजिएगा, आपका भी हम कीमती वक्त ले रहे हैं, हमें अंदाजा है, आपको कितने % लगता है कि ये जो सारा केस हुआ है, जो सारा मामला हुआ है, ट्रंप के जो वकला हैं इसका दिफा कर पाएंगे? कितने % आप श्योर हैं इसको लेकर? हम ऑलमोस्ट 99.9% श्योर, क्योंकि इसमें बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब की लीगल टीम स्ट्रांग है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा कानूनी पेचीदगियां नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप विल बी द विक्टोरियस। इसमें सर कितना वक्त लग जाएगा वहां के कानून के मुताबिक, जो भी अभी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी सारी चीजें, कितना वक्त लग जाएगा कि इसका फैसला आ जाए कि गलत थे ट्रंप या नहीं थे? एक तो अभी जो जज साहब ने फैसला किया है उसमें उन्होंने 21 डेज दिए हैं, कि अगर इसमें अपील में जाते हैं तो मेरे ख्याल में 3 से 4 महीने। ओके जी, बहुत शुक्रिया। साजिद तारिर साहब रिपब्लिकन रहनुमा हैं, जब भी इसका फैसला आएगा आपसे बात करेंगे। आप तो 99.9% अभी श्योर दिखाई देते हैं कि उनके अगेंस्ट नहीं आएगा। अब लेट्स सी क्या होता है, जो भी होता है हम दोबारा आपसे ही राब्ता करेंगे, आपसे ही बात करेंगे, और हमें यकीन है कि आप हमेशा की तरह वक्त अपना इनायत फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए साजिद तारिर साहब। अभी नाज़रीन हमें बात करनी है यूरोपीय और अफ्रीकी यूनियन की ब्रसल्स में होने वाली मुलाकात की। दोनों बड़े आज़मों के जो सरबराह हैं उनकी मुलाकात में यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफ्रीका में सेहत, तालीम और माशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए 300 बिलियन यूरो से ज़ायद सरमायाकारी के पैकेजेस पेश किए गए हैं। इस वक्त 40 से ज़्यादा अफ्रीकी ममालिक के जो लीडरान हैं वो ब्रसल्स में दोनों बड़े आज़मों के सरबराही इजलास के लिए मौजूद हैं।
कल होने वाली इस मुलाकात के बाद यूरोपियन कमीशन के सदर ने ऐलान किया कि यूरोपीय यूनियन आइंदा बरसों के दौरान अफ्रीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 150 बिलियन यूरो की रकम फराहम करेगी। ये सरमायाकारी चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के मुकाबले में लाई गई है। अफ्रीका के मफादात में वैक्सीन की तैयारी का मुआहदा भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन और गेट्स फाउंडेशन अगले 5 सालों में 100 मिलियन यूरो से ज्यादा की सरमायाकारी करेंगे ताकि वजीर आजम ये जो बरे आज़म है अफ्रीका का, इसको अद्वियात और वैक्सीन की जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि ये इस वक्त इसकी अव्वलीन ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि सरबराही मुलाकात जो है साल 2020 में होना थी, मगर कोरोना की वबा की वजह से इसे मौखर कर दिया गया। लेकिन मुबस्सिरीन का ख्याल ये कहता है कि इसकी दीगर वजूहात भी हो सकती थी। एक वजह अफ्रीकी ममालिक के अपने हमसाया बरे आज़म के साथ बढ़ती हुई रंजिशें भी थीं। अफ्रीकी ममालिक यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक की साबिका कॉलोनियाँ रह चुकी हैं और आज़ादी हासिल करने के बावजूद अभी तक एक नौ आबादियाती मॉडल में ज़िंदगी गुजारते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अफ्रीकी महज ऐसी अशिया बरामद करते हैं जिन्हें बेहतर तौर पर नहीं बनाया गया होता। और इसकी वजह ये होती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जाती है। अफ्रीकी ममालिक इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार कहीं ना कहीं यूरोप को मानते हैं। कोरोना वबा ने सूरत हाल को मज़ीद कशीदा बना दिया है। क्या इस वक्त वहाँ के मसाइल हैं? कहा यह जा रहा है कि अफ्रीका की कुल आबादी के सिर्फ 11% हिस्से को वैक्सीन लग सकती है और बाकी अफ्रीकी रहनुमाओं ने अपने मुल्कों में वैक्सीनेशन का अमल शुरू करने के लिए मुनासिब मकदार में वैक्सीन की अदम फराहमी पर गम गुस्से का इजहार किया है। जबकि यूरोप में बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मैसर ही नहीं है। कितने परसेंट हो गया? 89% है ना, अगर 11% उसमें निकाल दिया। 89% को नहीं मिल रही और बाकी सारी जगह बूस्टर्स लगना शुरू गए। यूनुस खान साहब से जान लेते हैं जी मामला क्या है, क्या सूरत हाल है, पहले तो ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान, सीनियर सहाफ़ी पैरिस से हमारे साथ मौजूद हैं। आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया, DW से भी आप मुंसलिक हैं। यूनुस, पहले तो ये ज़रा ये फरमा दीजिएगा, क्यों ये यूरोपीय और अफ्रीकी यूनियन की ब्रसल्स में मुलाकात हुई? क्या इसकी ज़रूरत पेश आ रही है? क्यों मामलात यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं? क्या किए जा रहे हैं? सिर्फ वैक्सीन एक इशू तो नहीं है ना यहाँ का सर? नहीं, वैक्सीन नहीं, इसके कई पहलू हैं। ये मुलाकात बहुत पहले होनी थी, लेकिन यूरोप और अफ्रीकन ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने के होने चाहिए थे। इस हवाले से यूरोपियन कमीशन की जो सदर है वो भी कुछ दिन पहले वो सेनेगाल गई थी। सेनेगाल का जो सदर है वो यूरोपियन वो जो अफ्रीकन यूनियन है उनका सदर है, उनसे उन्होंने बातचीत की है और इख्तिलाफी उमूर के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम इख्तिलाफी उमूर को भी किसी खत्मी राय तक ले जाएंगे और आपके जो इख्तिलाफात है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो 2 रोज़ा इजलास हुआ है उसमें ज़्यादातर हेल्थ के हवाले से अफ्रीकन कंट्रीज का ये कहना है कि हमसे तासुब बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आप डोज भी लगा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वैक्सीनेशन का जो अमल है वो 10 से 12% तक हुआ है। इसके अलावा भी उनका कहना है कि यूरोप चूंकि हमें वो माल देता है जो कि रिजेक्टेड माल है, इसके अलावा ज़्यादातर यूरोपियन जो ममालिक हैं वो अफ्रीकन के बहुत से ममालिक उनकी कॉलोनी रह चुकी है और वो ये समझते हैं कि अभी तक उनको वो कॉलोनी की शक्ल के हवाले से उसी नज़र से देख रहे हैं, जबकि उनकी खुद मुख्तारी की इज्जत नहीं की जाती, इसलिए वो दूसरे मंडियों की तरफ देख रहे हैं और इसी वजह से वजूहात की वजह से यूरोप और अफ्रीका ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। अच्छा, अभी ये जो 300 बिलियन यूरो की बात की जा रही है कि 300 बिलियन यूरो से भी ज़ायद की सरमायाकारी की जाएगी, ये मुआहदे कितने ज़्यादा अहम साबित होंगे? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि मंसूबा जो चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा है उसके मुकाबले में लाया जा रहा है। ये जो सरमायाकारी है ये चाइना की इस खत्ते में सरमायाकारी का मुकाबला कर सकती है? ये जो अमाउंट मुख्तस की गई है यूनुस? देखिए, अफ्रीका एक बहुत बड़ा बरआज़म है। चाइना ने जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट की है वो उसके बराबर कुछ नहीं। और अभी भी जो ये 2 रोज़ा बातचीत हुई है इसमें 300 के बजाय 150 जो मिलियन की जो है वो बातचीत हुई है, आधी रकम की बात हुई है प्रोजेक्ट में। और अभी तक इसके हद हाल वाजिया नहीं है कि आया ये ग्रांट की शक्ल में होंगे, कर्जे की शक्ल में होंगे और किस मद में होंगे। इस हवाले से अभी बातचीत होना बाकी है, लेकिन जहां तक आप चाइना के हवाले से कहेंगे तो ये उसके बराबर कहीं पर भी मुकाबला नहीं कर सकती। और उसकी वजह यह है कि चाइना ने एक बहुत ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, खासकर रोड्स पे, ट्रेन्स पे और मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से। तो चाइना की इसके हवाले से बहुत ज्यादा भारी इन्वेस्टमेंट है और इस टाइम अफ्रीका के समेत वो जो यूरोपियन मशरकी यूरोप है वहां तक उसके मंसूबे पहले हुए हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये चाइना के मुकाबले में होगा। लेकिन अब यूरोप चूंकि पहले वो ज्यादातर उनका इन्हिसार अमेरिका पर होता था, अब उनकी कोशिश है कि वो अफ्रीका, एशिया और दूसरे
दूसरे ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करे और सफारती ताल्लुकात दुनिया के साथ बेहतर करे, तो ये उसका एक स्टेप है। ठीक है। अच्छा, ये जो वैक्सीन का बहरान है जिस पे बहुत सारी बात की जा रही है, इसको लेके फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है? आपने भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उसी से किया, हमने भी इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, इस मीटिंग के अंदर भी हुआ। 11% को लगे, 89% अभी रहते हैं, और यूरोपीय ममालिक में हम देख रहे हैं कि अब तो बूस्टर्स लगना शुरू हो गए हैं। फिर अगर मौजूद है वैक्सीन तो दी क्यों नहीं जा रही है? क्या ऐसा मामला है कि इस तरह से अफ्रीका को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, जिसपे अफ्रीका का गिला भी शिकवा भी दिखाई दिया? चूंकि अफ्रीका इस हवाले से उनका ये कहना कि हमारे साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, हमें वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही, और यूरोपियन ममालिक का कहना है कि वो एक हद तक इमदाद तो दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ममालिक ने इसको वैक्सीनेशन खरीदी है। लेकिन फिर भी हमारी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादातर वैक्सीनेशन के हवाले से अफ्रीका ममालिक की मदद की जाए। और इस हवाले से अफ्रीका की सूरत हाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनको कहा है कि अलार्मिंग है कि उनके वहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन नहीं होते और वो लोग यूरोप आते हैं तो इससे पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है। इस हवाले से अब अमेरिका और यूरोपियन ममालिक की कोशिश होगी कि वो वहाँ पे हेल्थ के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से वो जितनी भी इमदादी कार्रवाई हैं उसको तेज किया जाए और वहाँ पे वैक्सीनेशन के अमल को बढ़ाया जाए। ये सिर्फ अफ्रीका का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है कि उनके किसी भी हिस्से में अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो उससे दूसरा हिस्सा मुतासर जरूर होगा, और अब इसी वजह से इंसानी हमदर्दियों की बुनियाद पर इस पे काम हो रहा है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम हो रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि इस काम की रफ्तार क्या है। खासतौर पर वैक्सीन को लेकर इकदाम तो बहुत जल्द करने की ज़रूरत है। यही कुछ कहा गया है यूरोपीय यूनियन को अफ्रीकी ममालिक की जानिब से। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया। यूनुस खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, DW से भी मुंसलिक हैं, पेरिस से हमें ज्वाइन कर रहे थे बराह रास्त, हमें बता रहे थे इस मुलाकात में यूरोपीय और अफ्रीकी यूनियन की ब्रसल्स में हुई है, उससे क्या नताइज निकल सकते हैं, अफ्रीका ने क्या मुतालबात किए हैं, यूरोपीय यूनियन ने क्या जवाब दिया है। ज़्यादा जो डिमांड की गई है वो वैक्सीनेशन के लिए की गई है कि वो आप वैक्सीन जो है वो हमें डोज जो है उसकी दी जाए जल्द से जल्द, ताकि हम अपने लोगों को लगा सकें। आप तो अपने लोगों को जी बूस्टर्स लगवा रहे हैं, ये कहा गया यूरोप से। बहरहाल मसाइल और भी हैं, बहुत सारे अफ्रीका के जो हल होने हैं, कुछ अमाउंट भी अनाउंस की गई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कोई मसले मसाइल जो हैं ये हल कर पाएगी। जी आगे हमें चलना है, रुख हमें करना है जी नॉर्थ अमेरिका का। खबर हमें आपको वहाँ से ही देनी है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मगरबी अमेरिका को 1200 साल की बदतरीन खुश्क-साली का सामना है। ये बात एक नई तहकीक में सामने आई है, जिसके मुताबिक 2021 इस खत्ते के लिए खुश्क तरीन साल रहा है। नेचर क्लाइमेट नामी जो एक अमेरिकी जरीदा है, वो जरीदा ये बता रहा है नाजरीन कि गुज़श्ता साल की खुश्क-साली ने 15वीं सदी की शदीद खुश्क-साली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इंकिशाफ और भी किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि माहौलियाती तब्दीलियों से अमेरिका को आगे बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ सकता है। ये खतरात क्या हैं, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मगरबी अमेरिका में खुश्क-साली ने सदियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साइंसदानों के मुताबिक अमेरिका के मगरबी हिस्सों में जारी खुश्क-साली गुज़िश्ता 1200 सालों में देखी जाने वाली शदीद तरीन सूरत हाल है, जिसे माहौलियाती तब्दीलियों ने बदतरीन बना दिया है। नेचर क्लाइमेट नामी जरीदे में होने वाली ताज़ा तरीन तहकीक जदीद पैमाशों और 800 साल तक के कदीम दरख्तों के मुताले से मुतालिक दस्तयाब मालूमात पर मबनी है। इस तहकीक के दौरान कैलिफोर्निया, वोमिंग, नवाडा, एरिजोना, ओरेगन और इडाहो के कई इलाके समेत न्यू मैक्सिको के कई हिस्से और मगरबी कोने पर मुश्तमिल अमेरिकी मगरब में वाक़े इलाकों की मिट्टी में नमी की सतह का मुताला किया गया। आमतौर पर तवील खुश्क-साली, जिसे माहिरीन मेगा खुश्क-साली भी कहते हैं, 20 साल के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन तहकीक में ये इंकशाफ किया गया है कि मगरबी अमेरिका में 22 साल से जारी खुश्क-साली की शिद्दत में मुस्तकबिल करीब में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इससे पहले सिर्फ 1500 सदी ईस्वी के दौरान बदतरीन खुश्क-साली का रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उससे भी बदतर बताई जा रही है। मुहक्किकीन का कहना है कि इस बढ़ती खुश्क-साली का 42% सबब इंसानी वजह से होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों से मंसूब किया जाता है। तहकीक में ये भी बताया गया कि इन तब्दीलियों की वजह से 2021 इस खित्ते के लिए खुश्क तरीन साल रहा। माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल का 2020 के आखिर से 2021 तक ज्यादा शदीद होना इस बात को जाहिर करता है कि 2000 के अशरे की ये खुश्क साली
जल्द खत्म होने वाली नहीं। हालिया खुश्क साली 1500 ईस्वी की खुश्क साली के पुराने रिकॉर्ड से भी 5 गुना ज्यादा खुश्क है। साइंसदानों का कहना है कि हयातियाती ईंधन के जलाने के नतीजे में पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली गर्म दर्जा हिरारत और हवा में बुखारात को बढ़ाने का बायस बन रही है। ये तब्दीली जनूब मगरबी इलाकों में पानी की फराहमी को मुतासिर और जंगलात को चूल्हे की तरह गर्मी का भी सबब है। और अगर इस मौसमियाती तब्दीली को जल्द न रोका गया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। बिल्कुल जी, मौसमियाती तब्दीली को जल्द ना रोका गया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। एक और जगह का हमें रुख करना है जनूबी अमेरिकी मुल्क ब्राज़ील का, जहां से अफसोसनाक खबर ये सामने आई है कि शदीद बारिशों ने वहां तबाही मचा रखी है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 117 तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के दर्जनों मकाना ज़मीन बोस और सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। ब्राज़ील के शहर पेट्रोपोलिस का क्या सूरत हाल है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। ब्राजील में बारिशों की वजह से 2 रोज से तबाही जारी है। सैलाब और लैंडिंग से हलाक होने वालों की तादाद 117 तक जा पहुंची, जबकि दर्जनों अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये खित्ता तकरीबन 1 सदी में होने वाली शदीद तरीन बारिशों की जद में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के शहर पेट्रोपोलिस में सबसे ज्यादा तबाही हुई। बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकान जमीन बोस और सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस सड़कों पर खड़ी मुताद्दिद गाड़ियां पानी में बह गईं। मुताद्दिद सड़कें ज़िराब होने के बायस बंद कर दी गईं। शहरी भी घरों में महसूर होकर रह गए। ब्राजीलियन हुकाम का कहना है कि शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए सुराग रसां कुत्तों, खुदाई करने वाली मशीनों, हेलीकॉप्टर और 180 से ज्यादा फायर फाइटर्स और दीगर रजाकारों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 400 फौजी दस्ते भी मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मकामी इंतजामिया ने सैलाब और लैंडिंग से होने वाली अमवात पर शहर में 3 दिन सोग का ऐलान किया है और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ताहाल 300 अफराद को शेल्टर होम्स में मुंतकिल किया गया है और ज्यादातर अफराद को स्कूल में पनाह दी गई। खैराती इदारों ने इन अफराद की मदद के लिए खाने और पानी समेत दीगर अशिया जरूरिया के लिए अपील की है। गवर्नर क्लाउडियो कॉस्टरो का कहना है कि हालिया बारिशें 1932 में होने वाली बारिशों से ज्यादा तबाहकुन साबित हुई हैं, जिसकी वजह से मुतासरा इलाके किसी जंग का मंजर पेश कर रहे हैं जो इंतहाई भयानक है। ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो के शुमाल में मारूफ सियाहती मकामात पर गलियां और घर अभी तक पानी से भरे हुए हैं। इस शहर में 500 से ज्यादा खानदान बेघर हो गए हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा प्रोग्राम, हमारा सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में बर्फ से बनाया गया ताजमहल सयाहों को अपने जानिब खींचने लगा। 24 बाई 24 फीट रकबे पर बर्फ से खड़ा ताजमहल का ये मॉडल 16 फीट ऊंचा है, जिसको बनाने में 17 दिन लगे। इस बर्फीले ताजमहल को बनाने वाले तख्लीकारों का कहना है कि वो चाहते थे कि ऐसी चीज बनाएं जो लोगों के लिए यादगार बन जाए, और आखिरकार हमने ताजमहल का मॉडल बनाने का फैसला किया और अब यहाँ आने वाले सयाह ताजमहल के साथ तस्वीर लिए बगैर वापस नहीं जाते। बेल्जियम में एक अनोखी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद मर्दों को इस बात का एहसास दिलाना था कि खवातीन गलियों में हरासगी का सामना करते हुए कैसा महसूस करती हैं। इस नुमाइश में 3D टेक्नोलॉजी और मर्दों के होलोग्राम्स के जरिए पूरा माहौल दिखाया गया है, जिसका सामना एक खातून रोज अपने शहर की गलियों कूचों में करती है, चाहे वो अजनबियों की चुभती नजरों की सूरत में हो या फिर जुबानी तबसरे। खवातीन को जिस हरासगी का सामना हर रोज करना पड़ता है, इस नुमाइश के जरिए वो बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाया गया है। थाईलैंड में एक बंद घर से 100 से ज्यादा कैद बंदरों को बाजियाब करा लिया गया। बंदरों को बोरियों में बंद करके गांव के एक बंद घर में रखा गया था। पड़ोस के घरों में जब जानवरों की आवाजें पहुंची तो आसपास के लोग आवाजों को सुनते सुनते इस घर तक पहुंच गए जहां बंदर कैद थे। मकामी लोगों ने पुलिस को फौरन बुलाया और हुकाम की जानिब से तमाम बंदरों को बाजियाब करा के एनिमल वेलफेयर सेंटर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जानवरों को मुल्क से बाहर स्मगल करने के लिए इस मकाम पर छुपाया गया। शिकागो से ताल्लुक रखने वाली एक आर्टिस्ट अपनी 3D पेंटिंग के जरिए सियाफाम लोगों की खूबसूरती को उजागर करने लगी।
अमेरिकी रियासत शिकागो से ताल्लुक रखने वाली एक खातून खुद भी स्याफाम है और उनका कहना है कि जब वो बड़ी हो रही थीं तो उन्होंने अपने आसपास ऐसे आर्ट की कमी महसूस की जो ब्लैक कल्चर और उनकी खूबसूरती को जाहिर करता हो। इसलिए जब मैं खुद पेंटिंग्स बनाने लगी तो अपनी तस्वीर में वो सब डालने लगी जिसकी कमी मुझे आर्ट की दुनिया में महसूस हुई थी। इसराइल के खेत में उगने वाली स्ट्रॉबेरी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्ट्रॉबेरी रवायती फल से 5 गुना बड़ी है। 290 ग्राम वजनी स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले इसराइल के जरिए तहकीकी इंस्टीट्यूट के साइंसदान नायर डाई ने काश्त किया था। उन्होंने स्ट्रॉबेरी का मुताला करके बताया कि जनवरी और फरवरी की गैर मामूली सर्दी की वजह से स्ट्रॉबेरी बड़ी काश्त हुई है, लेकिन इनमें से ये स्ट्रॉबेरी अपनी गैर मामूली जिसामत की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गई है।